हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन दूत्रा है और वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मैं पिछले 20 साल से क्लासेस 9, 10th के लिए साइंस ले रहा हूं और 11, 12th जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्टिन्यूएशन है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस। इससे पहले के टॉपिक्स जो हैं वो मैंने अपलोड करे हुए हैं अपने लेक्चर्स को स्कूल ऑफ साइंस के चैनल पर, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ ने हमें बताया था कि किसी भी मटेरियल में जब करंट पास होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मटेरियल के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और हर मटेरियल पूरी तरीके से करंट को पास नहीं करता, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को वो रोकता है। इस मटेरियल की प्रॉपर्टी करंट को रोकने की हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की या सब्सटेंस की जो करंट को रोकने की कोशिश करती है। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मैथमेटिकली अगर आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का इज ओम्स, जिसको आप ऐसे सिंबलाइज करते हैं। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम क्या होता है? 1 ओम रेजिस्टेंस एक मटेरियल तब ऑफर करता है जब उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है अक्रॉस 2 एंड्स, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 ohm resistance is offered by a material when 1 ampere of current flows across 2 points having potential difference of 1 volt। तो 1 ohm क्या हो जाएगा, 1 volt का potential difference upon 1 ampere। तो ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। पहला हमारे पास फैक्टर आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि आपने कंडक्टर जो है वो कितना बड़ा लिया है। अगर कंडक्टर की लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस ऑफर भी क्या होगी, ज़्यादा। इस वजह से रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की क्या करेगी, इंक्रीज। सो देयरफॉर इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर increases then resistance also increases, राइट। दूसरा फैक्टर जो हमारा आता है वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए से। यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर वायर का एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर वायर का एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका भी हम एस्पेक्ट करते हैं। तो अगर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस देन रेजिस्टेंस इज मोर, है ना। इसी से हम कहते हैं देयरफॉर थिनर वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस देन अ थिकर वायर। पतली वायर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगी देन अ थिकर वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। एक पतली सी रोड पे आप जल्दी से मूव कर सकते हो कि एक चौड़ी, एक खुली रोड पर आप ज़्यादा मूव कर सकते हो। तो वही सेम आ गया, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। इलेक्ट्रॉन्स मूव तभी करेंगे जब उनको जगह ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा जगह मिलेगी वो ज़्यादा फ्लो करेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस भी उस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है सेकंड हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया है, R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं, इसको हम यहीं पे ऐड कर देते हैं यहाँ पर कि इफ रेडियस ऑफ वायर gets doubled, then resistance becomes 1/4। कैसे? अब नई रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। आपने रेडियस क्या कर दिया, डबल। तो अगर आपने रेडियस डबल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको ऐसे लेना चाहते हैं पाई आर स्क्वायर, तो अगर आप रेडियस डबल कर रहे हैं तो वो आ जाएगा 2 पाई आर होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं नई रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गई, 1/4 हो गई पुरानी रेजिस्टेंस के। Similarly, if radius of wire is reduced to half, तो resistance becomes कितना, 4 times। तो नई resistance is inversely proportional to पाई आर स्क्वायर। आपने रेडियस को क्या कर दिया है, हाफ। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये कितना आ गया, 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो जो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, राइट। तो ये दो फैक्टर्स हो गए जिन पे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तीसरा जो फैक्टर हमारा आता है वो आता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि आपने मटेरियल किस टाइप का लिया है। अब हमारे पास कंडक्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है, हमारे पास इंसुलेटर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो करंट को कैरी नहीं कर लेते थे। तो अगर हम रेजिस्टेंस की टर्म्स में देखें, हालांकि हम इनकी वैल्यू को रेजिस्टिविटी में बताएंगे आपको, बट कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, कम, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा। लास्ट फैक्टर इसके अंदर आता है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर वो भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है गर्मियों में
रेजिस्टेंस कंडक्टर ज़्यादा ऑफर करते हैं, इसलिए एनर्जी का लॉस, करंट का लॉस, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो शायद आपने देखा होगा तभी गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली इतनी जाती है। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब हम इसके आगे का पार्ट करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बेसिकली फॉर न्यूमेरिकल्स, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो करंट को रोकने की कोशिश करता है। और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक फिनोमिना है जो करंट को रोकने की कोशिश करती है। तो ये डिफरेंस होता है रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के अंदर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम रो से लिखते हैं। अब आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्रॉम 1 and 2 resistance is directly proportional to ratio of length of the conductor and area of cross section, right? तो हमारे पास ये आ गया। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो क्या आता है? रेजिस्टिविटी। या इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? रो, RHO। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है जो रेजिस्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस में और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनिएगा, वेरी नाइस पार्ट। रेजिस्टेंस किसी भी लेंथ ऑफ द कंडक्टर की और किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हो सकती है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसका कौन सा एरिया है, कितना एरिया है, कितनी लेंथ है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम सिंपली रेजिस्टेंस ही कहते हैं। लेकिन वर्ड क्या आ रहा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपने कुछ चीजें स्पेसिफाई करी हैं, वो क्या? इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट लेंथ, और एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको अप्लाई कर देते हो तो वो मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको आप क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अगर किसी मटेरियल की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, तो वो मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इज फॉर एनी लेंथ, एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट रेजिस्टिविटी किसके लिए होती है? यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। अभी इसके ऊपर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेट अस सी कि फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। सर क्यों? बेटा यूनिट लेंथ है। रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। सर क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये दोनों तो अलग हो गए, हमने स्पेसिफाई कर ही दिए। बचे कौन से? रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स थे, रेजिस्टिविटी के 2 हट गए, उसमें से 2 रह गए। क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल।
तो कंडक्टर्स हमने देखा है जो होते हैं वो रेजिस्टेंस कम शो करते हैं, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है, तो उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। रेंज कितनी होती है? 10 to the power -8 ओम मीटर टू 10 to the power -6 ओम मीटर। अब आपने पूछा सर ये ओम मीटर कहाँ से आया? भाई ये तो यूनिट है किसका? रेजिस्टिविटी का। कैसे? ये देखो भाई, अब अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको ले आता हूँ तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन कितना हो गया? लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का लेट्स सपोज क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का कितना हो गया? मीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास इसका एसआई यूनिट क्या आ गया? ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ गया? ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर में भी आ सकता है, तो आप न्यूमेरिकल की वैल्यू बताएगी कि आपको ओम मीटर में करना है या फिर ओम सेंटीमीटर में करना है, राइट? इस बिहाफ पे आपके पास आ सकता है। अब वो ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी। तो 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम offered by a material of length 1 meter and area of cross section 1 meter square। तो 1 ohm resistivity हमारे पास क्या आ जाएगा? It is the 1 ohm resistance offered by length of a conductor of 1 meter and having area of cross section 1 meter square। सिंपली हमने उसको भी डिफाइन कर दिया रेजिस्टिविटी को। ये आ गया हमारे पास कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, उसकी रेंज इतनी होती है। इसमें इनसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो है वो किसकी होती है? एलॉयज की होती है। एलॉयज ऑफर मोर रेजिस्टेंस और हैव मोर रेजिस्टिविटी देन कंडक्टर्स। इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स का मतलब मटेरियल जो होता है वो एलॉयज का बना होता है, क्योंकि एलॉयज मेटल से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये ऐसे एलॉयज हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर्स, उनकी कॉइल होती है जो क्या करती है, जो गर्म हो जाती है सर्दियों में। इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक आयन, इज दैट क्लियर? तो ये वो मटेरियल है। वाटर हीटर्स, इमर्शन रॉड, ये सारे मटेरियल जो होते हैं वो एलॉयज के बने होते हैं, मेटल्स के नहीं बने होते। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टेंस या एलॉयज की रेजिस्टिविटी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एलॉयज, ठीक है, ऑफर मोर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। इसीलिए एलॉयज कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर। इसमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। देन इसमें एक और भी बहुत अच्छा आता है, टंगस्टन, जो कहाँ इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का। वो हालांकि टंगस्टन इज अ मेटल, टंगस्टन जो है वो क्या है? एक मेटल है, बट इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। इसीलिए जब करंट आता है तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से वो ग्लो भी करता है और हीट भी, तो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी। मोर ओवर इतनी हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि ये इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज, मेल्ट या ब्रेक भी नहीं करता या बर्न भी नहीं होता। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
अप्रॉक्सीमेटली 3400 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये करंट को हीट और लाइट एनर्जी में बदल देता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इस्तेमाल होता है। देन कंडक्टर्स के बाद हमारे कौन आते हैं? इंसुलेटर्स। इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी रेंज जो होती है हमारे पास हाई रेजिस्टिविटी, वो रेंज जो है वो 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 17 ओम मीटर्स तक होती है। तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है, इसलिए वो करंट कैरी करते हैं। इज दैट क्लियर? इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो करंट कम कैरी करते हैं, ना के बराबर कैरी करते हैं। आप देख सकते हैं उनकी रेंज। और इन दोनों के मिडल में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के मिडल में जो लाई करते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, पर हम उनकी रेंज नहीं पढ़ते, वो हम बाद में पढ़ेंगे। राइट? सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल फॉर फैक्टर्स फॉर रेजिस्टिविटी। और सेकंड क्या आता है हमारे पास? टेम्परेचर। जैसा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। फिर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो आई होप आपको रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया। मेनली रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस टॉपिक से, स्पेशली इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, कौन मटेरियल होता है और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को हीट और लाइट एनर्जी में, और वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपको बताया था रेंज। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि भाई हम एलॉयज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं, मेटल्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के अंदर? क्योंकि एलॉयज़ ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो लेट्स सी एनसीईआरटी के सम क्वेश्चन आंसर सॉल्व एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 का ए पार्ट, पेज नंबर 208 एनसीईआरटी का। हाउ मच करंट, क्या निकालना है? करंट। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो हमारे पास ए पार्ट में वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। करंट हमें निकालना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट कितना है? 1200 ओम्स। वेरी सिंपल, ओम्स लॉ लगाओगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना आ गया? V बाय आर। V कितना आ गया? 220 डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11/60। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा एम्पियर करंट, एक वैल्यू आ जाएगी। राइट? ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है बी पार्ट। हाउ मच करंट, अगेन हमें करंट निकालना है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना है हमारे पास? 220 वोल्ट सोर्स। इफ द रेजिस्टेंस कॉइल का कितना है? 100 ओम। तो अगेन I क्या आ जाएगा? V बाय आर। 220 ये आ गया 100, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो ये वाली कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट थी, इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी। ये तो बड़ी आसान सी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दो टर्मिनल्स के बीच में, कितना है? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया?
4 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया करंट फ्रॉम द सोर्स, राइट। कहते हैं व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, मतलब जब 60 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहे हैं, और अब वो पूछे व्हाट इज द करंट, मतलब मेरे पास एक और करंट पूछ लिया। अगर उन्होंने मेरे साथ एक और करंट पूछ लिया तो इसको मैं क्या मार्क कर दूंगा I2, और इसको मैं क्या मार्क कर दूंगा I1। कहते हैं व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पहले 60 वोल्ट था तो अब 120 वोल्ट आ गया, तो 2 आ गया, ये भी आ गया। वैसे तो हम जानते ही हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो दो पॉइंट्स के बीच में करंट का फ्लो जो है वो भी बढ़ता है, लेकिन मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए मटेरियल सेम है, इस वजह से दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहेगी, सेम। तो मैंने रेजिस्टेंस क्या ले ली, सेम, राइट। और अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। I2 मुझे निकालना है, V2 इंटू I1 अपॉन V1। V2 आ गया 120, I1 कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 60, तो हमारे पास करंट इंक्रीज कर गया, कितना आ गया 8 एम्पियर, है ना। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें डबल कर दिया तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया, राइट। और इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट दो एग्जाम्पल्स हैं उसी के टॉपिक पे बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 5, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो लेंथ कितनी है, 1 मीटर इज 26 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इतना, तो डायमीटर कितना हो गया 0.33। तो आपको चाहिए होता है रेडियस, तो वो हमने इसका हाफ कर दिया, तो 0.3/2 मिलीमीटर। और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, क्योंकि लेंथ मीटर में आ रही है। तो 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। What will be the resistivity? क्या निकालना है, resistivity of the metal at that temperature and predict the material. Material भी कौन सा है वो भी predict करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का रो L/A। रो निकालना है तो रेजिस्टेंस इंटू A अपॉन L, रेजिस्टेंस इंटू पाई R² अपॉन L। तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई 26, पाई की वैल्यू हमने कितनी ले ली 22/7 या 3.14, और ये कितना आ रहा है 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। और बचा क्या हमारे पास, लेंथ हमारे पास कितनी है 1। तो टेक्निकली ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो कैंसिल होती है। तो ये आ गया 0.15, ये आ गया 0.15 और ये आ गया 10⁻⁻6 ऑल डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एंड इसकी वैल्यू को अगर आप कंपेयर करोगे मटेरियल्स के साथ जो एनसीईआरटी में देखा है, उन्होंने पूछा कि प्रेडिक्ट द मटेरियल, तो 20 डिग्रीज पे ये जो मटेरियल है वो कौन है, मैंगनीज मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल। कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, अ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो
तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। रेजिस्टेंट वायर इज डबल ऑन इट। वेरी नाइस स्टेटमेंट कि इसका मतलब क्या है डबल ऑन इट का। आपके पास ये मटेरियल है, आप इसको डबल करना चाहते हो। डबल करना चाहते हो मतलब इसका एरिया डबल करना चाहते हो। अगर आपको इसका एरिया डबल करना पड़ेगा तो आपको दबाना पड़ेगा। जब आप दबाओगे तो ये एरिया मोटा हो जाएगा और इसकी लेंथ, अगर आप एरिया डबल कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ में आ गया। तो जब हम डबल ऑन इट करते हैं, ठीक है, तो उसको आप दबाओगे, दबाने से एरिया डबल हो जाएगा और लेंथ हाफ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको डबल ऑन इट की जगह वो कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, हाफ ऑन इट। तो हाफ ऑन इट के अंदर क्या होता है कि अगर आप उसका एरिया हाफ ऑन इट कर रहे हो तो आपने इसको खींच के डबल कर दिया लेंथ और एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये लैंग्वेज का जरा ध्यान रखना कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी कभार वो ये भी यूज करते हैं कि हमने वायर को डबल कर दिया। अगर भाई वायर को उन्होंने डबल कर दिया तो मतलब जितनी वायर थी उतनी वायर उन्होंने और ऐड कर दी, उसमें एरिया नहीं बदलता। लेकिन डबल ऑन इट के अंदर वो जो कहना चाहते हैं, तो हमने दबा के इसकी लेंथ आधी कर दी, एरिया कर दिया इसको डबल। और अगर वो कह रहे हैं कि हाफ ऑन इट तो उसको खींच के हमने हाफ कर दिया। जब हम खींच के इसको हाफ करेंगे एरिया को तो लेंथ डबल हो जाती है। तो डबल ऑन इट का मतलब ये हो गया कि नई लेंथ जो है वो पुरानी लेंथ के हाफ हो गई और जो नया एरिया है वो पुराने एरिया का क्या हो गया, ट्वाइस। तो हमारे पास नई रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी, नई लेंथ, नया एरिया। रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, मटेरियल वही है। तो नई लेंथ कितनी आ गई, L/2 और नया एरिया कितना आ गया, 2A। तो नई रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 1/4 कॉमन आ गया, रो L/A आ गया। ये हमारी पुरानी रेजिस्टेंस हो गई जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है, 4 ओम। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 ओम। तो आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर समझ में आया। प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें, वो भी कुछ अच्छे मार्क्स ला सकें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड्स की क्लास है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच क्लास। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।